बीजेपी सांसद और कमर्शियल पायलट राजीव प्रताप रूडी ने क्या कुछ कहा इस पूरे मुद्दे पर, सुनिएगा। AAIB ने जो रिपोर्ट दिया है, प्रारंभिक रिपोर्ट है और मोटे तौर से जो तथ्य अभी तक उजागर हुए उस पर प्रकाश डाला है। और सरकार को मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि बड़े टाइम बाउंड तरीके से भारत की सरकार ने पहली बार अपने स्तर पर ब्लैक बॉक्स का डिकोडिंग करके और प्रतिवेदन जारी किया है। इसके लिए तो बधाई के पात्र है। तथ्य जो निकल के आए हैं वो तथ्य स्पष्ट हैं। विमान आसमान में गया, विमान की गति भी थी, लगभग 180 नॉट की गति विमान ने प्राप्त कर ली थी, जो मोटे तौर से लगभग 300 किलोमीटर की प्रति घंटा की रफ्तार होगा। और उसके बाद दो हरकतें हुई, एक APU स्टार्ट हुआ और दूसरा रैट डिप्लॉय हुआ। जब भी होता है ये तभी होता है, सिंगल इंजन फेलियर पर नहीं होता है। जब विमान, और खास ये बोइंग के लिए लागू है, जब बोइंग विमानों में जब दोनों इंजन फेल करता है तो ये चीज़ें होती है। इसे प्रत्यक्ष रूप से रिपोर्ट में दे रखा है कि दोनों इंजन फेल हुआ और ये हुआ। उसके बाद कप्तान के जो प्रारंभिक कदम होते हैं, कप्तान ने जो प्रारंभिक तौर पर विमान को इंजन स्टार्ट करने की प्रक्रिया होती है उसे भी अपनाया, क्योंकि जब विमान क्रैश किया गया उसके बाद जो लिवर का पोजीशन फ्यूल कंट्रोल का था वो ऑन पाया गया। तो मैं समझता हूँ कि प्रक्रिया भी पूरी हुई, लेकिन विमान आखिर इंजन बंद क्यों हुआ, ये इस तथ्य का थोड़ा और उल्लेख की जरूरत है कि आखिर ये ऐसा क्यों हुआ। अहमदाबाद विमान हादसे की जो जांच रिपोर्ट है वो हम आपको बता रहे हैं। ATC ने कॉल साइन मांगी थी और पूछा गया था, लेकिन उसके बाद जवाब नहीं मिला। हमारे साथ कैप्टन मलिक साहब है। कैप्टन मलिक साहब, ये अब देखिए कई प्रतिक्रिया आ रही हैं, लेकिन लोग अभी भी इस पूरे हादसे को सोचते हैं तो डरते हैं। कई लोग ऐसे थे जिन्होंने फ्लाइट के टिकट्स रद्द कराए या फ्लाइट में मतलब ट्रैवल करने से अपने आप को बचा रहे हैं कि अगर हो सके तो ट्रेन से चले जाएं, हो सके तो बाय रोड चले जाएं। ये चीजें आगे ना हो, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? पहली बात, ये रिपोर्ट जब भी सामने आएगी तो वो भी क्या एक आपको एक मार्गदर्शन देगी जाएगी कि नहीं साहब आगे से ये ना हो? देखिए, मैं 2-3 चीजें बड़ा क्लियर करना चाहूंगा। जो बहुत शुरू में जब जिस दिन ये 12 जून को ये हादसा हुआ, सबका ये मानना था कि इंजन फायर हो गया, इंजन में आग लग गई, इंजन फेल हो गए। टेक्निकली देखा जाए तो इंजन साउंड थे, लेकिन उसके अंदर फ्यूल सप्लाई बंद होने से इंजन बंद हुआ है, फेल नहीं हुआ था इंजन। ये करेक्ट करना पड़ेगा हमारे को। हाँ। तो इसका मतलब आप ये मत सोचिए कि प्लेन के अंदर कोई खामी थी या कुछ था ऐसा। प्लेन एकदम परफेक्ट था जो रिपोर्ट के हिसाब से एज पर अभी आया है। अभी जो कट ऑफ स्विच की वजह से ये प्रॉब्लम है। दूसरा, जो लोगों को ये डर लग रहा है कि ऐसा हादसा दोबारा हो सकता है और उनको प्लेन अपनी टिकटें कैंसिल करके ऐसे ट्रैवल करना, मैं मानता हूँ ये डरने वाला कोई विषय नहीं है। अगर आपकी सेफ्टी साइकोलॉजिकली आपके दिमाग पे कोई चीज़ प्रभाव डाल रही है तो वो आपका अपना पर्सनल निर्णय है। लेकिन मेरा ये मानना है कि वर्ल्ड के अंदर आज के टाइम से सबसे सेफेस्ट अगर ट्रैवल मोड है तो वो ट्रांसपोर्टेशन के उसके अंदर एयर ट्रांसपोर्टेशन है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के एयरक्राफ्ट्स हैं, बहुत बढ़िया एयरक्राफ्ट्स हैं। कुछ एक कि मेंटेनेंस का इशू मैं कह सकता हूँ हो सकता है, पर्टिकुलर हम किसी एयरलाइन पे या पर्टिकुलर सीरीज़ ऑफ एयरक्राफ्ट के ऊपर हम क्लेम नहीं कर सकते हैं और करना भी नहीं चाहिए। तो हमें ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि आप इस डर से बिल्कुल बाहर निकलिए और जैसा आपका ट्रैवल करने का मन है उस तरीके से ट्रैवल कीजिए जिसमें आप कंफर्टेबल होते हैं। साइकोलॉजिकली अपने आप को स्ट्रांग कीजिए, अपने ब्रेन को। दूसरी बात, आने वाले टाइम में और 15 दिन में 20 दिन में रिपोर्ट बहुत क्लियर आ जाएगी। उसके अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसके अंदर जो ब्लेम हम कर रहे हैं या दूसरे लोग कर रहे हैं या फॉरेन कंट्री के लोग कर रहे हैं, हमारे पायलट्स को ब्लेम कर रहे हैं, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। इस बात को इतनी, क्योंकि देखिए उनका अपना एक मानना है कि उनके कोई फैमिली परिवार से लोग गए हैं तो उनके अंदर एक गुस्सा है, उन्होंने अपनों को खोया है, तो उस भावना में आके वो जो उनके मन में आ रहा है वो कह रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है इसमें डरने वाली बात नहीं है। और हम वो भी हमारे ही भाई थे, हमारे गेस्ट थे, इंडिया में आए थे, हमारे मेहमान थे, तो हमारा उनके प्रति भी संवेदना बनती है, दुख व्यक्त करते हैं। और जो जांच चल रही है उसके अंदर 4-5 कंट्री के की टीमें हैं जिसके अंदर AIB इन्वॉल्व है, जैसे इंग्लैंड की है, कनाडा की है, पुर्तगाल की है और अपने इंडिया के हैं। तो ये सब लोग, और बोइंग की टीम भी यहाँ पर है, इसके कोडिंग करने वाले जितने भी सॉफ्टवेयर और सिस्टम्स हैं वो यहीं पर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी जांच
100% जो भी हो रही है वो हमारे हिंदुस्तान की AIB की लेबॉर्ट्री में हो रही है, सबकी देखरेख में वीडियोग्राफिक के अंडर हो रही है। और हमारे बड़े होनहार AIB जो है AIB के जो हमारे इंजीनियर्स हैं, इन्वेस्टिगेटर्स हैं, वो कर रहे हैं इसको अंदर। और बहुत सीनियर लोग जिन्होंने आज तक अपने जीवन के अंदर कभी उनकी दाग नहीं रहा उनके जॉब के टाइम पर, वो उसके ऊपर पूरी नज़र बनाए हुए हैं। और दिन पे दिन ये चीज़ें पब्लिक के सामने आ रही हैं, सरकार के सामने, मिनिस्ट्री को रख रहे हैं। और आगे आने वाले टाइम में भी ये जो पॉइंट मिला है कि कट ऑफ होने से ये हादसा हुआ है, फ्यूल सप्लाई बंद हुई है, और उसके ऊपर किस वजह, क्या कारण रहे, क्या कम्युनिकेशन गैप रहा, आपस में क्या चीज़ें रही, वो अभी आनी बाकी है। वो देखने के बाद ही कुछ हम निर्णय ले सकते हैं। अभी कहना हमारे लिए उचित नहीं है, हम सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं चीज़ों के बारे में। क्या बोइंग से भी बातचीत होनी चाहिए? देखिए, बोइंग से बिल्कुल बात होनी चाहिए। बोइंग कंपनी का इतना बड़ा एयरक्राफ्ट है, इसकी कोई वैल्यू कोई लाख करोड़ों में नहीं है, मतलब 1000 करोड़ों के अंदर है। और ये क्वेश्चन मार्क करता है पूरी बोइंग कंपनी के ऊपर कि इतना बड़ा एयरक्राफ्ट का कट ऑफ स्विच बंद होना, फ्यूल सप्लाई बंद होना, उसके पीछे रीज़न क्या है, ये देखने वाली बात है। और इसके ऊपर बड़ा चिंता का विषय है कि अगर ये चीज़ें सामने आ रही हैं तो इसके ऊपर बड़ी बारीकी से इसको काम करना चाहिए। और किसी प्रकार की अगर कोई खामी है तो मुझे लगता है इसको तुरंत इसको ठीक करना चाहिए, क्योंकि इसमें लोगों की जान का रिस्क है और इनकी अपनी कंपनी की प्रतिष्ठा का सवाल है। तो इनको अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए जो भी चीज़ें हैं वो बड़ी पारदर्शिता से, ट्रांसपेरेंटी मूड पे लानी चाहिए। और इनको अगर कोई टेक्निकल चीज़ों की खामियां इनको पता है तो इसको भी उजागर करना चाहिए। कुछ टाइम पहले इनके बोइंग के किसी इंजीनियर ने खुद इनको क्लेम किया था कि इस प्लेन के अंदर जो है कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। बाद में बड़ी वो सरकमस्टांसेस, बड़ी रहस्यमय स्थितियों के अंदर उसकी मृत्यु 2019 के अंदर हुई थी। उसने 2017 और 18 में कुछ क्वेश्चंस रेज किए थे टेक्निकल और बोइंग के बॉडी सेल के ऊपर। तो अभी तक तो अगर देखा जाए तो बॉडी सेल से रिलेटेड ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है, और मैं चाहूँगा कभी भविष्य में हो भी ना। अगर किसी प्रकार का कोई ऐसा है तो उसको संज्ञान में लाकर उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसी सीरीज़ पे हैं तो इस सीरीज़ के कोई भी एयरक्राफ्ट हैं जो रिलेटेड, उनको डिसकंटिन्यू करना चाहिए अपनी सर्विस से। ठीक है सर, एक बात जो मतलब पिछले कुछ देर में हमने बातचीत करी उसमें आपने कहा कि जो ये छोटी सी बातचीत, मैं एक बार पीसीआर से कहूंगा कि वो बातचीत एक बार रखें स्क्रीन पर, क्योंकि वो बातचीत जो है वो आखिरी बातचीत है। और आज हमने प्रोग्राम का भी नाम यही दिया, वो आखिरी बातचीत। वो बहुत छोटी बातचीत है, एक बार उसको स्क्रीन पर रखें। बहुत छोटी बातचीत है कि क्या आपने ऑफ किया, को पायलट कहता है मैंने नहीं किया। आप कहने साहब इसकी भी जांच होगी कि साहब इसमें क्या कहा गया, इसमें वॉइस मॉड्यूलेशन क्या था, क्या ये सब किया जाएगा? जी देखिए, बातचीत शॉर्ट होने का टाइम क्या रीज़न है, ये बड़ा सा नॉर्मल है और बिल्कुल साफ है। आपने टेक ऑफ स्टार्ट किया, मान लीजिए 1 सेकंड से मैं आपको काउंट कर रहा हूँ, और 11 सेकंड आप काउंट कर लीजिए, 12 सेकंड काउंट कर लीजिए, आप हवा में चले गए हैं। और हवा में जाते ही जब आप एक पर्टिकुलर स्पीड पे पहुँचे, वहाँ पे इंजन पावर लॉस हो गई है। इंजन पावर जैसी लॉस हुई है, इंजन बंद हो गए। इंजन बंद होने से क्या हुआ है, जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स थे उसके, कम्युनिकेशन सिस्टम था उसका, हाइड्रोलिक्स थे उसके, वो ऑटोमेटिकली बंद होंगे, उनको पावर इलेक्ट्रिकल सप्लाई नहीं मिल रही है। तो जो लास्ट कॉल थी पायलट की, मेडे कॉल थी। मेडे कॉल से पहले देखना है कि वो जो कॉल की थी और उन्होंने पूछा कि क्या आपने कट ऑफ किया है, तो पायलट कहता है नहीं मैंने नहीं किया, वो पहले की है या बाद की है। ये थोड़ा सा इसमें मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है कि इसको क्लियर करना पड़ेगा हमारे को कि मेडे कॉल ये पूछने के बाद हुई है या उससे पहले हो चुकी है, तो ये देखना पड़ेगा। उसके तुरंत बाद ही कम्युनिकेशन जो है ATC से पायलट्स का जो है AI-171 का ख़त्म हुआ। और थोड़ी देर के बाद जैसे ही स्टार्ट होने को था, जैसे रेड बाहर निकला उसने थोड़ी सी, तब तक वो बहुत कम टाइम था, वो भी 18 सेकंड से लेके 20 सेकंड के बीच की सारी कहानी थी। आपने बताया 38 सेकंड में सारी स्टोरी जो है हुई और उसके बाद वो एंड पे ख़त्म हो गई। तो ये बहुत कम कम्युनिकेशन, 32 सेकंड, 38 सेकंड, 40 सेकंड भी कुछ नहीं होते हैं। तो इसमें जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए थी, और कॉकपिट के अंदर हमारे जो जिम्मेवार पायलट्स काम कर रहे थे, फाइट कर रहे थे मशीनरी के साथ, उनका ध्यान उस टाइम उस मशीनरी को रीस्टार्ट करने में, उसको बचाने में, उसको और थोड़ा आगे तक धकेल के ले जाने में था। तो वो कम्युनिकेशन जो है उनका फोकस वो नहीं हो पाया जिसको हम कह सकते हैं प्रॉपर
हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, बहुत शॉर्ट कम्युनिकेशन के अंदर, ड्यूरेशन के अंदर ये चीजें हो गई, इसीलिए इतना ही हमारे को जो है वॉइस रिकॉर्डर के अंदर मिला। और लेकिन सर कोई भी पायलट जो इस सिचुएशन में, भगवान न करे कोई रहे, लेकिन उसने दोनों पायलट से अपने बेस्ट दिया होगा, क्योंकि वो जानते होंगे 250 से ऊपर आदमी बैठे हुए हैं इस जहाज में। जी बिल्कुल, उन्होंने अपना पूरा बेस्ट दिया। आप देखिए लास्ट मोमेंट तक दोनों फाइट करते रहे और वो पूरे होशो हवास में थे। अगर वो घबराते या कुछ होता तो उनकी आवाज़ के अंदर वो डर दिखता, हमें ऐसा महसूस नहीं हुआ है। और आप सबसे बड़ी बात ये देखिए, प्लेन मतलब अपनी जगह से नहीं हिला है। प्लेन को पायलट ने, सब्बरवाल साहब ने अपने ग्लाइड पाथ से थोड़ा सा जब देखा कि आगे बहुत ज़्यादा रहायशी एरिया है, अगर वहाँ गिरेगा तो प्रॉब्लम होगा, तो उसने ग्लाइड पाथ को थोड़ा सा अपना लेफ्ट की तरफ लेके गए। और प्लेन की जो नोज थी वो हमेशा अप थी, इस पोजीशन पे रही है टच डाउन तक, इम्पैक्ट लगने तक। तो इसका मतलब प्लेन जो था वो पावर की वजह से स्टॉल हुआ है, ना कि कोई फ्लैप पोजीशन या किसी और दूसरी वजह से, या हड़बड़ाहट से, या पायलट ने कमांड छोड़ दी हो, ऐसा नहीं था। He was very much active inside the cockpit और उसका लास्ट प्रयत्न यही था कि मैं किसी ना किसी तरीके से इस प्लेन को एक सेफ जगह पर, एक सुरक्षित जगह पर उतार दूं। समय कम होने की वजह से, हाइट कम होने की वजह से ये हादसा जो है इतना बड़े हादसे के अंदर तब्दील हुआ। अगर हमें समय थोड़ा मिलता और 1 मिनट मिल जाता तब तक दोनों इंजन भी स्टार्ट हो जाते। एपीयू के अंदर भी ऑयल जो है, आपने फ्यूल देखा है, वो बर्निंग सिचुएशन में नहीं था, वो सप्लाई की मूड में था। तो ये सारी चीज़ें जो बता रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनकी ड्यूटी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उन दोनों ने निभाई, और जहां तक उन्होंने कोशिश की उसको बचाने की कोशिश करी। और कम से कम रिहायशी वाले एरिया में, वहाँ ओपन स्पेस कहीं नहीं था, हमने भी देखा है। तो जो थोड़ा बहुत ओपन स्पेस आप देखिएगा, एक फिगर है उसके अंदर पेज नंबर 5 या 6 के ऊपर, अगर आपके पास हैं उसके विजुअल्स तो आप दिखा सकते हैं। वहाँ पर 5 बिल्डिंग्स का उन्होंने दिखाया। उससे पहले बिल्डिंग ही बिल्डिंग है चारों तरफ, और उस बिल्डिंग के दोनों तरफ ओपन स्पेस हैं, पेड़ लगे हुए हैं, आपने देखा होगा। तो जैसे ए और बी बिल्डिंग, फिर उन्होंने दिखाया है कि ए बी सी डी ई एफ, ये 5 बिल्डिंग्स की इसकी इन्वॉल्वमेंट दिखाई है कि कहाँ पर वो 1000 स्क्वायर मीटर के अंदर वो उसके पार्ट्स अपने AI-17 के गिरे, और हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर कहाँ जाके गिरा, लेफ्ट विंग कहाँ गिरा, लेफ्ट इंजन कौन सी बिल्डिंग के किसके अंदर जाके फंस गया, वो स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन वो इतने जबरदस्त तरीके से गिरा जमीन के ऊपर। इम्पैक्ट लगने के बाद जो बिल्डिंग का पिलर था, उस पिलर की फाउंडेशन के अंदर जाके फंस गया। उसको निकालने में इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी है वहां पे एक्सपर्ट्स को। और आपने देखा होगा कि एक इंजन जो वाटर टैंक था सीमेंटेड बिल्डिंग के ऊपर, हॉस्टल की बिल्डिंग, उसके अंदर फंसा हुआ था। तो वो स्टार्ट इंजन जो हुआ था वो वाला इंजन था, और पीछे वाला टेल वाला हिस्सा बिल्डिंग के टॉप के ऊपर पीछे की तरफ फंसा हुआ था, जिसके अंदर हमारा DFDR बड़ा सुरक्षित तरीके से मिला है, वो छत के ऊपर मिला था। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैप्टन मलिक हमसे जुड़ने के लिए। तो विश्लेषण आज था कि विमान हादसे की जो रिपोर्ट आई थी उस पर। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।